नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, इसी एक नई आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी अपने अपने घरों में अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और अपनों के साथ खुशहाल और सुरक्षित होंगे। मैं अंजलि राव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस कक्षा में। और मैं लेकर आई हूँ बच्चों आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5वीं का 5वां पाठ। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, पाठ को समझाने से पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ चंद बातें मैं आपसे करूँ, आपसे कुछ पूछूं और आपसे कुछ बातें जो है साझा करूँ। तो क्या आप उस बात के लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं बच्चों कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर, चोटी, यहाँ माउंटेन कहते हैं जिसको, वह कौन सा है? और उस शिखर पे क्या किसी ने अपना कदम या पैर रखा? क्या वहां तक कोई पहुंच सका? और क्या आप ये जानते हैं कि इसमें यदि किसी ने पैर या कदम रखा तो वह व्यक्ति या वो महिला कौन है? यदि आप जानते हैं तो बच्चों बहुत खुशी की बात है, और यदि नहीं जानते हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि यह चोटी या शिखर हमारे भारत के पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है। और ये एवरेस्ट की चोटी बहुत ऊंची है और इसमें कई लोगों ने जाने की कोशिश की, पर वे सफल हुए, कोई विफल हुए, कोई जीता, कोई हारा। बच्चों ये मुझे बताकर बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि हमारे भारत की एक महिला जिनका नाम था श्रीमती बछेंद्री पाल, और उन्होंने इस एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर जीत हासिल की सन 1984 में। और उन्होंने इसको पार करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया और उन्होंने आखिरकार फतेह हासिल की, जीत हासिल की। बच्चों आपने तो बछेंद्री पाल का नाम सुना ही होगा। क्या आपने अरुणिमा सिन्हा जी का नाम सुना है? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने भी इस एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर फतेह हासिल की, जीत हासिल की। पर कैसे? अरुणिमा सिन्हा जो थी एक दिव्यांग महिला थी, चुनौती ली, अपने इस कटे हुए पैर, अपने टूटे हुए पैर को चुनौती माना और उन्होंने ये सोचा कि मैं सबसे अधिक मुश्किल कार्य करूंगी, अपने जीवन में सबसे मुश्किल काम को करूंगी। और उन्होंने सोचा कि मैं इस एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर अपना नाम इतिहास में रचूंगी। उन्होंने वाकई में ये कर दिखाया। 2013 में, सन 2013 में उन्होंने जीत हासिल की बच्चों। और जब वो ऐसे कार्य कर सकते हैं, है ना, अरुणिमा सिन्हा जो थी वो दिव्यांग थी, उनके पैर लाचार थे, फिर भी उन्होंने ये कोशिश की और ये माना, ये संघर्ष किया और फिर उन्होंने ये जीत हासिल की। तो क्या हम नहीं कर सकते? हम नहीं पहुंच सकते किसी एक लक्ष्य की ओर? कर सकते हैं ना बच्चों? तो वैसे ही हमें अपने आप को समझाना है, समझना है कि हम भी जो है किसी कार्य में अगर हम बड़े परेशान होते हैं, करने में जो है असमर्थ रहते हैं, नहीं कर पाते हैं और बार बार जो है प्रयास करने पर भी हम हार जाते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम हार जाएंगे, बल्कि उस कार्य को लगातार करने पर हम विजयी प्राप्त करेंगे। बच्चों आप देख सकते हैं डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा जी को, जिन्होंने दिव्यांग होते हुए भी इस विश्व की सबसे ऊंची शिखर चोटी पर फतेह हासिल की है। तो बच्चों आज हम ऐसे ही एक दिव्यांग महिला के बारे में जानेंगे जिन्होंने सिर्फ 26 वर्ष की आयु में ही अपने पैरों से, है ना, अपने पैरों से उन्होंने जीत हासिल की। उनके हाथ काम नहीं करते थे, पर उनके अंदर में एक जज्बा था, एक चाह थी कि मैं इस कमजोरी को हथियार बनाऊंगी और फिर इतिहास में अपना नाम कमाऊंगी। तो बच्चों आज हमारा पाठ उन्हीं के बारे में है, इला सचानी के बारे में।
और जिस पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों, इस पाठ से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि यदि हम किसी चीज को जिद पकड़ ले, किसी चीज को करने के लिए ठान ले, तो वह कार्य जो है जरूर होगा। तो जहाँ चाह वहाँ राह, जैसे कि आप अंग्रेजी में भी सुनते हैं ना, Where there is a will, there is a way। जहाँ चाह वहाँ राह। मलमली धोती का बादामी रंग, मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसौती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। मलमली, जिसको हम मलमल कहते हैं, मलमल की धोती जिसको आप देख सकते हैं, और उसकी बादामी जो रंग थी, यानी कि जो बादाम के छिलके का जो रंग होता है बच्चों, वो खिल उठा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और किनारों पर कसौती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। आप उनके किनारे देख सकते हैं, उन पर जो है कसौती के टाकों, यानी कि कसौती एक टाका है जिसको हम सुई और धागे से पिरोते हैं। तो टाकों से पिरोई हुई बेल थी। बेल जिसको हम जानते हैं, क्रीपर्स जैसा जो डिजाइन होता है उसको हम बेल कहते हैं। और पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। पल्लू यानी कि धोती का या साड़ी का जो किनारा वाला अगला जो आखिरी वाला हिस्सा होता है उसको हम पल्लू या आंचल कहते हैं। तो उस पर जो थे भरवा टाके, ये भी एक टाकों का नाम है, भरवा टाके, जिसको आप अभी अपने फोन पे देख सकते हैं, अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूप हले बेल बूटे, बहुत ही सुंदर सुंदर सुनहरे रंग के, है ना, सोने वाले रंग के, जिसको हम कहते हैं गोल्डन कलर्स, बेल बूटों से जान आ गई थी। और मलमल में जो मलमल की जो धोती थी, जिसके बारे में जब मलमल की धोती के बारे में बताया जा रहा है, तो उस पर जो है जान आ गई थी, यानी कि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। अब आपको पता चला ना बच्चों की इला सचानी के जो है हाथ काम नहीं करते थे, उनके जो है हाथ बहुत कमजोर थे, वो उससे कुछ भी नहीं कर पाती थी। हम अपने हाथों से दिन भर में कितने कार्य करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं ना। तो इला सचानी जो थी, उनके हाथ काम नहीं करते थे, और इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल, यानी कि उसकी बहुत ही अच्छी मिसाल थी, है ना, अनूठी मिसाल थी ये कढ़ाई के नमूने। ये कढ़ाई जो कर रही थी वो सुई और धागे से, जिसका काम हम अपने हाथों से ही कर पाते हैं, उस कार्य को वो पैरों से कर रही है। जैसे कि आप अपने चित्र पे देख सकते हैं पाठ के, और हमारे फोन के स्क्रीन पे भी दिख रही है। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है ना। 26 साल की, जैसे मैंने बताया, इला सचानी 26 साल की थी उस वक्त। और इला जो कहाँ रहती थी? गुजरात के सूरत जिले में। मैंने आपको पहली पिछली वाली पाठ पे गुजरात को दिखाया था, है ना। तो ये गुजरात है बच्चों, और इसमें जो है सूरत एक जिला है और उसमें वो रहती है। और उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। जब वो छोटी थी तब उनका जो बचपन था वो अमरेली जिले के राजकोट, ये भी आपके गुजरात प्रदेश में ही है, और वहीं पर उनके जो है नाना के घर पे उनका बचपन बीता। और सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। जैसे शाम हो जाती थी, सांझ हो जाती थी, यानी शाम हो जाती थी, तो मोहल्ले में जितने भी लोग रहते थे, बच्चे रहते थे, वे घर से बाहर निकलते थे और कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, है ना। हम भी खेलते हैं ना, हमारे बचपन में भी हम लोगों ने बहुत सारे खेल खेले, अब भी हम बहुत कुछ खेलते हैं। तो आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं। कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बनाते हैं। कनेर के पत्ते जो है आपने देखा होगा, पीली पीली फूल होते हुए अपने चित्र पे भी देख सकते हैं, और पतली पतली जो है इनकी पत्ती होती है, और उससे जो है वो पिटपिटी बनाते हैं, यानी कि सीटी जैसे बनाते हैं और आवाज करते हैं। कुछ गिट्टे खेलते, है ना, कुछ गिट्टे खेलते, यानी कि पत्थरों से, है ना, 5 पत्थर 7 पत्थर, मुझे अभी भी याद है अपने बचपन की, हम भी खेला करते थे, गिट्टे खेलते। और कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते।
जिसको हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर पत्थर बिठाते हैं और फिर उसको अपने गेंद से मारते हैं, और फिर जो है वो पिट्ठू का खेल बहुत मजा आता था, है ना। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते, यानी कि जब इन सभी खेलों से मन भर जाता तब क्या करते, उसके बाद झूला झूलते, ऊंची ऊंची पेंगे लेते और एक स्वर में एक साथ गाते। क्या गाते? कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आयो रे। ऐसे जो है गीत गाते हैं, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, है ना। इला तो अब गा सकती है, सब कुछ कर सकती है, पर इला जो है अपने गाने में उनका साथ देती है, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती, उनके साथ बैठ नहीं पाती झूले में, क्योंकि उनके हाथ उन रस्सियों को पकड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो रस्सी पकड़ने के को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे, है ना। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, अफसोस के मारे, दुखी होते हुए जो है वो एक चुपचाप जो है किनारे पे बैठ जाती है और मन ही मन सोचती, मन ही मन जो है वो कोसती अपने आप को और सोचती रहती कि मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ, मैं भी जैसे सारे बच्चे करते हैं, सभी खेलते हैं, हाथों से झूलों को पकड़ते हैं और लंबी लंबी पेंगे लेते हैं, तो मैं भी वैसे क्यों नहीं कर पाती। और बच्चे भी चाहते कि इला किसी ना किसी तरह तो उनके साथ खेल सके, उनके जो सहेली होते हैं, दोस्त होते हैं, वो भी चाहते थे कि इला भी हमारे साथ खेले, है ना। तो कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। पकड़म पकड़ाई तो सभी जानते हैं, है ना, इसको हम चोर पुलिस का खेल बताते हैं। और विष अमृत यानी कि एक बच्चे के पास विष होता है और वो कहीं भी घूम नहीं पाता है, एक जगह स्थिर होना पड़ता है, रहना पड़ता है, और किसी बच्चे के पास अमृत होता है, उसके पास जो है जान देने की ताकत होती है और उस बच्चे को वो छूता है तभी वो वहां से हिल पाता है, जैसे कि आप इस चित्र पे भी देख सकते हैं। और साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती, है ना। सबके साथ घूमती, धप्पा जब करना पड़ता है, धप्पा पता है ना, छुपन छुपाई में धप्पा की बहुत जरूरत होती है, तो धप्पा जब देने की बारी आती तो वो चुप हो जाती, क्योंकि उसके हाथ धप्पा में उसका साथ नहीं दे पा रहे थे, और हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी थी। बच्चों, यदि आप कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको कोशिश करेंगे कि मैं इसे कर पाऊं या करूं, पर इला भी वैसी थी, वो कोशिश करती थी कि मैं कुछ करूं, मेरे हाथों से मैं कुछ कर पाऊं, पर वो जो हाथ थे उसके, वो उसका साथ नहीं देते थे। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना, यानी कि चैलेंज कर दिया, है ना, कि मैं अब इसी को अपनी जो है ढाल बनाऊंगी, इस कमजोरी को अपना ढाल बनाऊंगी, और सब अपने पैरों से करना सीखा। मैंने बताया ना बच्चों कि जो कार्य वो अपने हाथों से नहीं कर पाती थी, उसने अपने पैरों से किया, है ना। हाथों से करते हैं और दाल भात खाना खाते हैं ना अपने हाथों से हम, है ना। दूसरों के बाल बनाते हैं, इला ने भी वैसे ही किया, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना यानी कि फर्श को धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, ये सारे काम कैसे करते हैं हम? अपने हाथों से ही करते हैं ना। तो वैसे ही काम जो है इला ने किया कि तख्ती पर लिखना, है ना, जो छोटी सी तख्ती होती है उस पर भी वो किससे लिखती थी? हाथों से नहीं, बल्कि अपने पैरों से लिखना शुरू किया, और उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। वो स्कूल भी गई और दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, है ना। ऐसे बच्चों को जो है कभी कभी स्कूल में भर्ती नहीं दिया जाता है और उनको इसमें भी परेशानी उठानी पड़ी, और कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, वो कैसे रहेगी, ठीक से रहेगी नहीं, गिर जाएगी, कहीं क्या हो जाएगा, ऐसे जो है लोगों की चिंता बनी रहती थी, परेशानी का कारण बना रहता था। और कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, है ना, कम काम करती है, धीरे काम करती है, लोग इस बात पे परेशान होते थे।
और किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती, मतलब कि बड़ी जल्दी कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, देखने वाले चौंक जाते कि कैसे इला इतनी जल्दी जो है काम कर पाती है। और पर किसी किसी काम में तो थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी, है ना। किसी काम को वो जल्दी कर पाती और किसी काम को वो बहुत धीरे धीरे करती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। वह ऐसी लड़की नहीं थी जो हार मान जाए, है ना। हर परेशानियों का सामना वो बड़े हंसते हंसते कर जाती थी। उसने 10वीं कक्षा की पढ़ाई की, है ना। वो 10 तक पढ़ी। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। बड़ी अफसोस की बात थी कि वह 10वीं की कक्षा जो है पास नहीं कर पाई, उसके आगे वो नहीं जा पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है ना। बच्चों, ऐसे जो दिव्यांग जो बच्चे रहते हैं उनके लिए जो है अतिरिक्त ज्यादा समय दिया जाता है उनके परीक्षा को लिखने के लिए या पास करने के लिए। पर जो है इला को ये ज्ञान नहीं था, उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि उसे और भी समय जो है परीक्षा लिखने के लिए मिलेगा। तो उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके, है ना बच्चों। ऐसे व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए जो है ऐसे अतिरिक्त लोगों को रखा जाता है जो दूसरे उनके परीक्षा लिख सकेंगे और साथ ही साथ जो है उनको जो है अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। इस बात का सिर्फ ज्ञान नहीं था, उनको पता नहीं था। और बच्चों, इला को इस बात का बहुत दुख था। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। पर उसको दुख था, पर वो ये भी समझती थी कि यहाँ मेरी जिंदगी खत्म नहीं होती है ना। यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती, है ना। यहाँ पर देखिए इला का पूरा जिंदगी जो है यहीं आकर बदल जाता है। उसकी माँ, इला की माँ और दादी जो है कशीदाकारी, सुई और धागों से कपड़ों पर जो है हम पिरोते हैं, उन पर बहुत सारी सुंदर सुंदर आकृतियां बनाकर जब है सुई और धागे से जो है उन पर नक्काशी जैसे कार्य करते हैं, कारीगरी करवाते हैं। तो ऐसे चीज को जो है कशीदाकारी कहते हैं बच्चों। और वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती, है ना। बच्चा अपनी माँ को देख रहा है और दादी जी को देख रहा है। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। उसने ये निर्णय ले लिया, उसने ये संकल्प ले लिया, ये ठान लिया कि मैं कशीदाकारी करूंगी। और यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। आप देख सकते हैं बच्चों कैसे इला सचानी जो है अपने पैरों से इस तरह की कलाकारी जो है कर रही है, अंगूठों के सहारा लेते हुए। और दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर दोनों अंगूठों के बीच सुई को रखती है और कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं। अंगूठों के बीच पर सुई रखते हुए इस तरह की कलाकारी करना बच्चों कोई आम बात नहीं है, कोई आसान सी बात नहीं है। पर कहते हैं जहां चाह वहां रहा, है ना। कहते हैं सभी लोग यही कहते हैं कि यदि इंसान ठान ले अपनी जिंदगी में कुछ करे तो रास्ता यूं ही निकल जाता है, रास्ता अपने आप बन जाता है। तो उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया, यानी कि उसने इतना विश्वास किया और इतना धीरज रखा कि उसने कुदरत को भी हार दिला दिया, हरा दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो गई। यानी कि काठियावाड़ में जो जिस तरीके का कारीगरी करते हैं इस कशीदाकारी को, उस पे वो बहुत ज्यादा माहिर हो गई, निपुण हो गई। और किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, किस कपड़े पर किस तरीके के डिजाइन बनाए जाए, कौन कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन कौन से लगेंगे, यह सब वह समझ गई थी, वो जान गई थी। और अच्छी तरीके से उसके पास ये जानकारी हासिल हो गई थी कि ऐसे ऐसे नमूने, ऐसे ऐसे रंग का इस्तेमाल
जो है इस वस्त्रों पर, इन कपड़ों पर करने हैं। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी, है ना। एक समय ऐसा भी आ गया कि वो इतनी माहिर हो गई, इतनी निपुण हो गई, और उन्होंने अपने सारे परिधानों की प्रदर्शनी भी लगाई। यानी कि हम जैसे कि मेला लगाते हैं, है ना, एग्जीबिशन जैसे लगाते हैं, और उसमें अपने जो कारीगरी को जो है लोग आकर देखते हैं, तो ऐसे उन्होंने प्रदर्शनी भी लगाई। और इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक जो है दिख रही थी, है ना। इस जो कारीगरी जो इला कर रही थी उसमें जो है काठियावाड़ के साथ साथ जो है लखनऊ और बंगाल की भी जो है झलक उस पर नजर आ रही थी। और इला ने काठियावाड़ी की टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए। अब आप देख सकते हैं अपने इस स्क्रीन पर कि कैसे कैसे जो है टाके पिरोए जाते हैं और किस तरीके के नमूने होते हैं। आप इन सारे नमूनों को देखकर आप जान सकते हैं, कुछ भरवा टाका होता है, कुछ कसूती के टाके होते हैं, कुछ मछली टाका होता है। तो बहुत सारे टाकों के नमूने आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और डंडियों को कांथा से उभारा था। डंडियों को जो है उन्होंने कांथे से उभारे थे। जैसे कि अगर कुछ फूलों का जो है उन्होंने पिक्चर बनाया या चित्र बनाया, तो उसमें आप देखोगे कि डंडियां जो है थे कांथे से। कांथा भी एक प्रकार का जो है टाका है, और उससे उसने उभारा था। और पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृति, है ना, जैसे चिड़िया बनाना है ना, पक्षी बनाना है, तो वैसे जो है ज्यामिति जो आकृति होती है, जिसको आप ऐसे ज्यामितीय आकृति, ऐसे जो है उन्होंने जो है आकृतियों से जो है कसूती और जंजीर उठा रखा था। ये भी कांटों के एक नमूने हैं। और पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। पारंपरिक, है ना, जो चीजें जो है पारंपरिक तरीके से जो है चली आ रही होती हैं, जो हमारे पूर्वजों से यानी कि बहुत पुरानी समय से चली आ रही डिजाइनें होती हैं, उन पर जो है नवीनता यानी कि नयापन अच्छा लग रहा था। और इला के पांव अब रुकते ही नहीं थे, है ना। वो इतनी बढ़िया बढ़िया कारीगरी अपने अंगूठों से, अपने पैरों के अंगूठों से कर रही थी कि उनके पैर अब थकते नहीं हैं। और आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। अब वो बिल्कुल भी नहीं रुक रही है और अपने पैरों से अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर जो है डिजाइन जो है वो हर रोज हर वक्त जो है उसी में लगी रहती है। Where there is a will, there is a way। इस पाठ में हम लोगों ने जाना कि इला सचानी जैसी दिव्यांग महिला जब किसी कार्य को करने में इतनी मजबूती दिखा सकती है और इतनी अपने कार्य में इतनी लगन है, और कमजोरी को अपना ढाल बनाया, है ना। हाथों से वो कार्य नहीं कर पा रही थी और वही कार्य उसने अपने पैरों से कर दिखाया और एक नया मुकाम हासिल किया। तो बच्चों, हम भी आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आप भी वैसे ही कुछ कार्य करें जिससे कि आपका और आपके भारतवर्ष का नाम रोशन हो, है ना। तो आप भी अपना लक्ष्य तैयार करें और ऐसे अपने लक्ष्य के लिए कोशिशें करते रहें, उसको पाने की चाह बनाए रखें। तो बच्चों, अब हम इस पाठ से जुड़े कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। तो बच्चों, आपके सामने अभ्यास प्रश्न यह है, सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाओ। पहला है, इला सचानी ने मलमली की धोती को बेलबूटों से सजाया, है ना। इला सचानी ने मलमली की धोती को बेलबूटे से सजाया, सही या गलत? तो ये बिल्कुल सही है। इला को स्कूल में दाखिला मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्या वो बड़ी आसानी से दाखिला ली? तो ये जो है, इला को स्कूल में दाखिला मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई, तो बिल्कुल गलत, यानी कि उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। और तीसरा है, इला को परीक्षा में लिखने के काम के लिए अलग व्यक्ति की सुविधा दी गई, ये सही है या गलत? उनको बिल्कुल भी जो है किसी भी व्यक्ति की सुविधा नहीं दी गई, है ना, उसको पता ही नहीं चला था, तो ये गलत होगा। और चौथा है, एक समय ऐसा आया जब इला के काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी,
है ना। जब वो बड़ी निपुणता हासिल किया उसने अपनी कारीगरी में, काठियावाड़ में, तब उनकी प्रदर्शनी लगी गई, है ना, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई, उनकी एग्जीबिशन लगाए गए, तो ये वाक्य भी सही हुआ। और पांचवा है, 10वीं कक्षा की परीक्षा पास ना होने पर इला ने निराश होकर कशीदाकारी छोड़ दी। जब वो 10वीं कक्षा पास नहीं हो पाई, क्या वो निराश और हताश होकर अपनी कशीदाकारी को छोड़ दिया? तो ये बिल्कुल भी गलत है, तो वहां पर गलत लगाया जाएगा। बच्चों, दूसरा अभ्यास प्रश्न हमारे समक्ष है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह भरने हमें अनूठी, पैरों, चुनौती, बादामी, बच्चे, काठियावाड़ी, कुदरत और नवीनता से। तो पहला है, मलमली धोती का कौन सा रंग खिल उठा था? है ना, रिक्त स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से चुनना है बच्चों। तो कौन सा रंग? बादामी रंग। कौन सा रंग? बादामी। बादामी रंग खिल उठा था। और दूसरा है, इला की हिम्मत की खाली स्थान मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो इला की हिम्मत की कौन सी? अनूठी। अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने, यहाँ पर अनूठी मिसाल। और तीसरा है, इला ने वह सब अपने डैश से, यानी कि रिक्त स्थान से करना सीखा जो हम हाथों से करते थे। तो वो अपने पैरों से, है ना, उसे अपने पैरों से वो करती थी जो हम अपने हाथों से करते थे। चौथा है, 15-16 साल की होते होते इला रिक्त स्थान खाली जगह कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। तो किसमें माहिर हो चुकी थी? काठियावाड़ी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका काठियावाड़ी। तो बच्चों, आप इसे ध्यान से देखें और इसे अपने कॉपी पर लिखने का भी आप प्रयास करें। अगला आखिरी हमारा है, 5 में बहुत से कामों के नाम आए हैं, जैसे दाल भात खाना, बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना। ये सारे काम जो है बच्चों हम अपने हाथों से करते हैं ना, और दिन भर में हम तो करते ही हैं। और आप अपने घर में कौन कौन से काम करते हो उनकी सूची बनाओ। यदि आप इन कार्यों को करते हैं और इसके अतिरिक्त भी कुछ कार्य जो करते हैं अपने हाथों से, आप उनकी सूची बनाइए, उनको अपने कॉपी पर लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने इस भाग 1 में कुछ प्रश्न किए इस पाठ से जुड़े हुए, और अगले भाग में जब हम दूसरे भाग में जब हम फिर से मिलेंगे तब कुछ और प्रश्नों से हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।